जय हिंद फ्रेंड, एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका इस चैनल पर जिसका नाम है कैंडिडेट चॉइस। आज हम लोग जीएस की इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में पांचवें लेक्चर पर आ चुके हैं और जिसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। अभी 26 जनवरी गई है तो राष्ट्रपति जी को देखा जरूर होगा आप लोगों ने। उन्हीं के बारे में आज सारी बातें हम लोग करेंगे। क्या उनकी पावर्स हैं, क्यों वो सैल्यूट ले रही हैं वहां पर, क्या उनका महत्व है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। और इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट और सारे एग्जाम्स में हमारे आते हैं, चाहे वो डिफेंस के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे वो छोटे बड़े जितने भी एग्जाम्स हैं, वो सब में वन लाइनर्स इसके क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुंच सके और उनको इसका फायदा मिल सके। लाइक अभी बीच में करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी इससे पहले हम लोग कुछ लेक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, इससे पिछला वाला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स का। अब अगला लेक्चर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप वो लेक्चर आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख जरूर लीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहली बात तो ये हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया है वहां पर दो पोस्टें अवेलेबल हैं, पीएम की भी है और प्रेसिडेंट की भी है। अमूमन ऐसे ये कम देशों में ही है जहां पे पीएम और प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट अवेलेबल होती है, ठीक है ना, दोनों की पोस्ट होती है। यहां पर इंडिया में प्रेसिडेंट और पीएम दोनों की पोस्ट मिलती है हमको। जैसे आप देखेंगे यूके में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, तो यूएसए में प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ठीक है ना। लेकिन दोनों जगह ऐसा नहीं है कि दोनों की ही दोनों ही पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, बट क्योंकि यूके में पीएम है और यूएसए में प्रेसिडेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह से बोरो किया है तो सबके कुछ ना कुछ अच्छे फीचर्स उन्होंने यहां पर इंक्लूड किए हुए हैं। अभी इससे पहले अभी शुरुआत इससे करते हैं कि कुछ दिन पहले अभी हम लोगों ने देखा कि 26 जनवरी हुई थी, यानी कि रिपब्लिक डे, भारत का रिपब्लिक डे इसको कहा जाता है 26 जनवरी को। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखी थी ये चीज। इसमें क्या हुआ कि जो माननीय राष्ट्रपति जी थी यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी थी, जो अभी इंडिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सलामी ली, तोपों की सलामी दी गई, सारी परेड ने उनको सलाम किया। ये क्यों हुआ और इनको ही क्यों हुआ, दोनों दोनों आंसर जो हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि इनको हुआ और इनको ही क्यों हुआ, ठीक है, यही इन्होंने ही क्यों सलामी ली। प्राइम मिनिस्टर भी तो ले सकते थे। तो सबसे पहले हम ये ध्यान करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी ने सलामी ली, वो दिन कौन सा था, रिपब्लिक दिन, रिपब्लिक डे था। हम लोग पहला लेक्चर जब हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा था उसमें जाना था कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक क्या होता है, जिसको हिंदी में गणतंत्र कहते हैं, यानी कि गणों का तंत्र, यानी गण मतलब होता है लोगों का तंत्र, और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि वो कंट्री को हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं, उस स्टेट को हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं जिसका हेड जो होता है, जिसका हेड जो होता है, हेड ऑफ स्टेट जो होता है, वो एक इलेक्टेड पर्सनालिटी होता है। क्या होता है, एक इलेक्टेड पर्सनालिटी होता है। जैसे यूएसए, आप अगर उसको देखेंगे, यूके देखेंगे, तो यूके जो है क्या वो रिपब्लिक है, यूके रिपब्लिक है नहीं है। क्यों, रीजन क्या है, यूके का जो स्टेट हेड है वो प्रिंस है या क्राउन है, एक तरीके से कह सकते हो, क्राउन है, प्रिंस नहीं क्राउन है, ठीक है ना। यानी कि जो चाहे वो क्वीन हो चाहे वो किंग हो, यानी कि बेसिकली उसको हम लोग क्राउन कहना चाहेंगे कि क्राउन जो है वो वहां के हेड है, स्टेट हेड है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में जो स्टेट हेड है वो प्रेसिडेंट है। और ऐसा है क्या कि द्रौपदी मुर्मू जी बनी, इसके बाद इनकी लड़की या इनका लड़का या कोई इनका उत्तराधिकारी बैठेगा, नहीं भैया ऐसा नहीं, हेरिडिटी नहीं है ये क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से ये चुने जाएंगे, फिर से इलेक्शन होगा, फिर से इनको चुना जाएगा, चाहे ये चुनी जाए चाहे जो भी चुना जाए, वो अलग का विषय हो गया। तो हमने सबसे पहले ये बात समझी कि इन्होंने ही क्यों लिया था, रीजन में रिपब्लिक डे था। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट का मतलब ये हो गया कि हेड ऑफ स्टेट हमारे यहां प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, और सारी सेनाओं ने इनको ही क्यों सलामी दी, इस बात की जानकारी हम लोग आगे एक पॉइंट आएगा उसमें जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना आगे वाले पॉइंट में। इस कलर ले लेते हैं, चलो। हाँ, अब आता है किस आर्टिकल में ये मेंशन है, तो आर्टिकल 52 से लेके 78 के बीच में। किसमें, 52 से लेके, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने 35 तक पढ़ा था। इसके बाद वाला लेक्चर जो आएगा उसमें आप देखेंगे कि डीपीएसपी है, और डीपीएसपी का जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से 51 है, ठीक है। तो यहां पर आप किससे पढ़ना है, 52 से 78, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया है। वैसे
सेक्शन पार्ट बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें यूनियन की सारी पोस्टें आ जाती हैं, बट हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो 52 से 78। पार्ट 5 क्योंकि हमको पता है ये यूनियन को डिनोट करता है, कई बार हम लोग ये जान चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन भागीदारी ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेता? भाई मैंने तो आज तक वोट नहीं किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, क्या आपने किया है? अगर आप कोई एमएलए हैं या एमपी हैं तो जरूर किया होगा, अदरवाइज आपने नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं, वहां पे आम जनता जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। कौन पार्टिसिपेट करता है? सवाल ये उठता है। तो अब पार्टिसिपेट कौन करता है? सबसे पहले समझिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्टेड मेंबर्स, क्या लिखा है? इलेक्टेड वर्ड पर जोर डालिएगा, एग्जाम में यही खेला हो जाता है। दोनों पार्लियामेंट के लोगों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लोग जो हैं, जो मेंबर्स हैं, वो वोट तो करेंगे, लेकिन केवल इलेक्टेड वाले। कौन से? केवल इलेक्टेड वाले वोट करेंगे। यानी कि आप माइनस कर दीजिए वहां आपके 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और जो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे इनको हटा दीजिए। बाकी जितने हैं वो क्या करेंगे? वोट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। क्लियर है? तो इलेक्टेड क्लियर रखना। इलेक्टेड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यानी कि जितने भी लेजिस्लेटिव, तो इसमें 2 पॉइंट आए हैं। पहली चीज तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, इलेक्टेड बाहर ले लो, कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर देखो, इलेक्टेड मेंबर्स लिख लो, यहां पे थोड़ा मैथ्स के ढंग से समझाते हैं। इलेक्टेड मेंबर सबसे पहले लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स इसमें शामिल होंगे, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं करी जा रही है यहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी कौन से मेंबर्स? इलेक्टेड, और यूटी के विद स्टेट लेजिस्लेचर, जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर है। ये फॉर्मूला याद कर ले भाई। इलेक्टेड मेंबर्स किनारे रखो, इलेक्टेड मेंबर्स में भी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट लिख लो यहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, और यूटी, जो यूटी हैं जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब इसने पुडुचेरी और दिल्ली क्यों लिखा हुआ है यहां पे स्पेशली? क्योंकि पुडुचेरी और जो दिल्ली है, इन दोनों को जो एक तरीके से यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर का दर्जा प्राप्त है। अब एक स्टेट और जुड़ गया है जिसको जम्मू एंड कश्मीर भी कहते हैं, उसको भी यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर का दर्जा प्राप्त है, बट जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई विधानसभा बन ही नहीं पाई है, इलेक्शन हो ही नहीं पाए, तो अभी ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिलहाल पुडुचेरी और दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इलेक्शन आर हेल्ड विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब यहां पर ऐसा नहीं होता है कि आपको इनको चुनना है, मान लीजिए 4 प्रत्याशी हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो आपको ऐसा नहीं है कि इनको वोट देना या इनको वोट देना या इनको वोट देना या इनको वोट देना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। करना क्या है? आपको करना यह है कि आप सपोज इनके नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी कैंडिडेट है, आपका मन है कि सी वाला कैंडिडेट जीते, तो आप सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे। अगर सी ना जीते तो कौन जीते? तो आप मानते हैं ए जीते तो सेकंड पे इसको रखा, फिर बी जीते उसको थर्ड पे रखा, फिर फोर्थ पे डी को रखा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेफरेंस बताते हैं, ठीक है, और इसी के आधार पर फिर आगे इसकी काउंटिंग होती है। किस तरीके से होती है वो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पहले वो 50% बनाते हैं, फिर जिसका नहीं होता है फिर उसके सेकंड वाले को फर्स्ट पे ट्रांसफर करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आप जानिए मत, उसके लिए आप पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में। बस ये ध्यान रखिए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार आया है और आगे भी आता रहेगा। तो कृपया इसमें कोई कुताही ना बरतें कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट इलेक्शंस आर रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि डिस्प्यूट जो प्रेसिडेंट के हैं वो किसके द्वारा रिजॉल्व किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। बड़ा बड़ा मामला है, प्रेसिडेंट इलेक्शन है भाई, छोटे कोर्ट में भेज नहीं सकते, कितने भेजेंगे? बड़े कोर्ट में भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे भाई, ठीक है। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
क्वालिफिकेशन, भाई क्या मैं और आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री, सॉरी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या? यार द्रौपदी मुर्मू जी बन सकती हैं, हम लोग भी बन सकते हैं, बट उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, वो जरूरी है। पहली चीज तो मुझे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या मैं बन सकता हूं? बिल्कुल भाई बन सकता हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, इस हिसाब से मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक, बन सकता हूं। कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, नो नो, मेरी एज केवल 5 साल है, मैं केवल 5 साल का हूं, ठीक है। तो 35 की एज मेरी नहीं हुई है। 35 की एज के बाद ही आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट ही कर सकते हैं। वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं है, वोट आप डालिए, वोट आप लोकसभा की जो एज है वो 25 है, 25 की एज के बाद से आप वोट डाल सकते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली की एज जो है वो 25 है, उसके बाद से वोट डाल सकते हैं। बट जो आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपकी एज 35 होनी होनी चाहिए। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ एलएस, एलएस का मतलब यहां पर है लोकसभा, यानी कि एक क्वालिफिकेशन जरूर पूछी जाती है, यानी कि उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। अब लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? वही सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 साल की उम्र, है ना, कम से कम 25 साल की उम्र, ठीक है। तो ये तो 35 साल का हो गया, तो 25 साल का तो हो ही गया होगा, कॉमन सेंस है। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? ऐसा कोई पद आपके पास नहीं होना चाहिए जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता। और अगर प्रॉफिट की एक सेपरेट डेफिनेशन है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसको किसको माना जाता है। बेसिकली कोई सरकारी जॉब में आप नहीं होने चाहिए, किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए, उसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर लाइन एक क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को? मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट आता बहुत ज्यादा है। ओथ कौन दिलाएगा? दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिलाएगा। अगर वो एब्सेंट होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलाएंगे क्या? ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिलाएंगे। अगर वो एब्सेंट होंगे तो सीनियर मोस्ट जज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही इज इम्यून टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। भैया बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट साहब किसी का कत्ल कर दे, भगवान ये वीडियो कहीं चला ना जाए, है ना, सुने सुने कोई ना, ऐसी समझाने की बात। प्रेसिडेंट साहब मान लो उनके ऊपर कोई इल्जाम लग जाए, कत्ल वाली, कट 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 मारो उसको, ठीक है। तो क्रिमिनल उनके ऊपर कोई चार्ज लग जाए, चोरी का लग जाए, मान लो चकारी का लग जाए, ठीक है। तो अगर उनके ऊपर कोई चार्ज लग जाता है तो वो इम्यून है उससे, यानी कि उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब तक उनका टेन्योर चल रहा है, टेन्योर के बाद हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक्स प्रेसिडेंट पर नहीं हो सकती, बट अगर उनके वो इम्यून होंगे कि भी किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से उनके ऊपर कोई भी आप चला नहीं सकते। अब आप ये समझेंगे कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन तो यही हो रहा है कि भाई हम करें तो मर्डर, वो करें तो चींटी मर गई, है ना, वो मरे तो चींटी मर गई, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, उनको तो इम्यून कर रखा है। तो हाँ, थोड़ा सा सही है, थोड़ा इज्जत बनानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट को कहा जा रहा है चोरी कर दिया तो तुमने, खराब लगेगा। However, सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड, यानी कि सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। टर्म कितना होगा? 5 साल का टर्म होगा। कितना होगा? 5 साल का टर्म होगा। कितना होगा? 5 साल का टर्म होगा, ठीक है। याद रखिएगा, लोकसभा का भी टर्म 5 साल का होता है, प्रेसिडेंट का भी टर्म 5 साल का होता है। कैन बी इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी भी बार इलेक्शन हो सकता है। जैसे अगर आप जानते होंगे तो यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार से ज्यादा कंसेक्यूटिव बना है तो उसके बाद नहीं बन सकता प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वहां पर ये है, ठीक। जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं, आप जितनी बार इलेक्ट होके आएंगे उतनी बार आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। एक बात ध्यान रखना, जो प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन किसी को देता है तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट किसी को रेजिग्नेशन देता है तो किसको देता है? प्रेसिडेंट को। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात मुझे भी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले पता चली, प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन वो देता है, रेजिग्नेशन देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ये कन्वे करता है लोकसभा स्पीकर को। किसको कन्वे करता है? लोकसभा स्पीकर को ये बात कन्वे करता है।
ठीक है, तो ये एक एडिशनल, अब क्योंकि क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं आपके लिए, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। चलो, वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कि कब का प्रेसिडेंट ऑफिस खाली होगा, कैसी कौन सी कंडीशंस होंगी जब वो खाली होगा, और जब वो खाली होगा तब क्या होगा, दोनों चीजें देखेंगे। एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, भैया 5 साल का इंतजार खत्म हो गया, 5 साल की द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी, 5 साल ओवर हो गए। पहला तो यही हो गया कि एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, आपका समय खत्म हो गया, समय समाप्ति की घोषणा होगी। दूसरा, इंपीचमेंट, इसके ऊपर मैंने एक वो भी बनाया था, शॉर्ट भी बनाया था। इसको आर्टिकल 61 में महाभियोग कहते हैं, यानी कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, जो कि इंपीचमेंट आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है। ठीक है, इसको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, प्रेसिडेंट को नोटिस भी देनी पड़ती है, काफी गहन प्रोसेस है, लेकिन अगर वैसे तो हुआ नहीं, अभी तक कोई इंपीच नहीं किया गया है। ठीक है, रिजिग्नेशन, या तो भैया प्रेसिडेंट खुद ही बोल दे कि मेरे बस की नहीं है, मैं रिजाइन कर रहा हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं रिजाइन करे दे रहा हूं, मैं क्या है, मैं रिजाइन करे दे रहा हूं। डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, यानी कि डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, ऐसा कुछ काम कर देता है जिसकी, ऐसा मान लो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ले, तब क्या होगा, अल्टीमेटली इंडियन सिटीजनशिप चली गई, इंडियन सिटीजनशिप चली गई का मतलब क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, होल्ड कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। डेथ हो जाए, ठीक है, डेथ हो जाए, जाकिर हुसैन जी की हो गई, ठीक है, जाकिर हुसैन जी की प्रेसिडेंट रहते डेथ हुई है, ठीक है, और आप बताएंगे एक और की हुई है, ठीक है। वैकेंसी फिल्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट और सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, होता क्या है, वैकेंसी जो कि है, जो कि खाली होगा, वो वाइस प्रेसिडेंट द्वारा भरा जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट द्वारा अगर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा भरा जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सीनियर मोस्ट जज के साथ। अब ये ऐसा क्यों है कि भाई सब एक साथ चले जाएंगे क्या, कहेंगे, होता यह है, जैसे वैकेंसी जब खाली होती है, मान लो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने एक रेजिग्नेशन दिया, अब वाइस प्रेसिडेंट को कभी भी, ये ध्यान रखना कि वाइस प्रेसिडेंट कभी भी प्रमोट होकर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, कि हाँ वो कार्यकारी बन सकता है, यानी कि 6 मंथ के लिए, मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स के लिए वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं उसको, एक्ट कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट बन जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो होता क्या है कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, इंडिया में हुआ भी है ऐसा, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया, और वाइस प्रेसिडेंट ने जाके कंटेस्ट किए प्रेसिडेंट के इलेक्शन, जो भी 6 महीने के अंदर होगा उसको इलेक्शन कंटेस्ट किए। तो भैया जब तक ये तमाशा चल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, तो तब तक के लिए कौन बनेगा, तो सीजीआई बनेंगे, कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, उस टाइम के लिए कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, और सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, पावर्स क्या क्या है, अपॉइंटमेंट, भैया जितने भी अपॉइंटमेंट्स बड़े बड़े हैं वो सारे प्रेसिडेंट के कलम से होते हैं। एक्चुअली एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट, अभी चलिए उसमें प्राइम मिनिस्टर में पढ़ा दूंगा, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट, सीएजी कहते हैं जिसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर एक्सेट्रा, इन सब का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के कर कमलों द्वारा ही किया जाता है। कौन बनेगा ये बताती तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है, लेकिन सिग्नेचर किसके होते हैं, साइन हमेशा कौन करता है, दैट इज डन बाय प्रेसिडेंट ओनली, यानी कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है हमेशा। क्लियर, चलो, कैन अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी, कमीशन बना सकता है एसटी एससी और ओबीसी के कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और क्या कर सकता है, इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है इंटरस्टेट रिलेशंस के लिए, इंटरस्टेट काउंसिल का जिक्र भी किया गया है, और सरकारिया कमीशन ने, ध्यान रखिएगा, सरकारिया कमीशन जो है उसने कहा था कि इंटरस्टेट काउंसिल्स होनी चाहिए, सरकारी कमीशन इंटरस्टेट काउंसिल के लिए, सेंट्रल स्टेट काउंसिल के लिए बैठाई गई थी, किस तरीके से सामंजस्य बैठे। लोकसभा का डिसॉल्व लोकसभा समन्स पार्लियामेंट, यानी कि डिसॉल्व कर सकता है, एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन ऑफ फिजिकल ईयर यानी आफ्टर जनरल इलेक्शन, हर साल का फिजिकल ईयर का पहला जो सेशन है वो कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा, 12 नंबर नॉमिनेट करता है,
2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से करता था, अब ये नहीं करता है क्योंकि आर्टिकल 104 ने इसका प्रावधान, सॉरी अमेंडमेंट 104 में संशोधन जो किया गया है, अमेंडमेंट 104 द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, क्या और कौन सी पावर्स हैं? डिसाइड ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, कोई एमपी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इसके ऊपर भी प्रेसिडेंट ही आखिरी मोहर लगाता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, ऐसा आर्टिकल 79 में मेंशन है। 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आता है पक्का पक्का। आप पार्लियामेंट समझते हैं कि पार्लियामेंट केवल इनकी होती है, ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट इनकी होती है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। पासेस द स्टेट बिल इफ रिजर्व बाय गवर्नमेंट फॉर हिम, यानी कि अगर गवर्नर, मान लीजिए होता ही है, इसका मतलब ये है कि स्टेट ने मान लीजिए कोई बिल गवर्नर को भेजा, गवर्नर को वो चीज समझ में नहीं आ रही है, मतलब वो साइन करना नहीं चाहता है, तो ये कर सकता है कि उसको आर्टिकल 201 के तहत ये कर सकता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए उसको प्रिजर्व करके रखे कि प्रेसिडेंट से हम इस पे साइन करवाएंगे, अगर वो कराएंगे तो, ठीक है। तो पासेस द स्टेट बिल इफ रिजर्व बाय द गवर्नर, लेज रिपोर्ट ऑफ कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन बिफोर पार्लियामेंट, ये सभी लोग, कैग अपनी रिपोर्ट, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट और फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट, ये तीनों ही याद कर लीजिए, कैग, यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन, ये तीनों ही अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? दे सबमिट देयर रिपोर्ट टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मनी बिल रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन, मनी बिल्स को प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, आर्टिकल 110 में मेंशन है मनी बिल। तो ये मनी बिल को प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा में प्रायर रिकमेंडेशन लगती है, किसकी? प्रेसिडेंट की ही लगती है, ठीक है। सीजीआई को अपॉइंट करता है, अदर जजेस को भी अपॉइंट करता है। इमरजेंसी इंप्लीमेंट करता है, 3 तरीके के वीटो है, वीटो पावर किसमें है? आर्टिकल 111 में, आर्टिकल 111 में उसकी वीटो पावर का जिक्र किया गया। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। कौन कौन से हैं? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में फुल वीटो, बिल एंड हो जाएगा। सस्पेंसिव वीटो में बिल रिटर्न किया जाता है कंसिडरेशन करने के लिए कि दोबारा इसको देख लीजिए, कुछ इसमें संशोधन हो सकता है तो कर दीजिए। पॉकेट वीटो, ना एसेंट दे रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पॉकेट में धर लिया है, ऐसे लिया और बिल पॉकेट में रख लिया, यानी कि ना हम पास करेंगे, ना हम इसको सस्पेंसिव वीटो के तहत वापस भेजेंगे, ना हम इसको एब्सोल्यूट वीटो के तहत रिजेक्ट करेंगे, हम इसको सस्पेंड रख दिया। और इसकी कोई अवधि नहीं है, नो टाइम लिमिट, ये ध्यान रखिएगा, नो टाइम लिमिट, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं, कितने टाइम तक रखा जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पॉकेट वीटो का एक बार यूज किया जा चुका है, ठीक है, जैल सिंह द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, अब समझ में आई बात कि सुप्रीम रिपब्लिक डे पर जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वही क्यों सलामी लेती हैं लोगों से? क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया होता है। इंडिया में जितने भी डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसका वो सुप्रीम कमांडर है। कौन? प्रेसिडेंट। जो भी होगा उस गद्दी पे, जो भी बैठा हो, चाहे महिला बैठी हो चाहे पुरुष बैठा हो, जो भी बैठा होगा वो सुप्रीम कमांडर होगा ऑल द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जितनी भी इंडिया के डिफेंस फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये भी हम लोगों ने शॉर्ट में कवर किया था। ऑर्डिनेंस के बारे में एक चीज है, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं अध्यादेश। थोड़ा समझ लीजिएगा ऑर्डिनेंस क्या होता है। होता यह है ऑर्डिनेंस में कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही सेशन में नहीं है, ये हम लोग पार्लियामेंट में समझेंगे सेशन मतलब क्या होता है, सेशन में नहीं है, तो होगा क्या कि प्रेसिडेंट चाहता है कि इंडिया के लिए, इस समय देश के लिए एक कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ लाना है, तो प्रेसिडेंट उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू ला सकता है। यानी कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा से फिलहाल के लिए पास कराने की जरूरत नहीं। सपोज आज जो भी डेट है, मान लीजिए 30 है, तो 30 तारीख को ऑर्डिनेंस ला दिया जाएगा, ये कानून 30 तारीख से लागू हो जाएगा, ठीक है। उसमें लोकसभा से पास कराने के लिए, राज्यसभा से पास कराने के लिए दोनों से कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि बहुत बड़ी पावर ये आर्टिकल 123 के तहत दी गई है। ये ध्यान रख, सॉरी, आर्टिकल 123 के तहत दी गई है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 123 के तहत दी गई है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो
कोई भी ऑर्डिनेंस बना सकता है, कोई भी ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है, लेकिन अब मुद्दे की बात क्या है, पारित तो कर देगा, लेकिन जब भी नेक्स्ट सेशन लगेगा, वेनेवर, जब भी नेक्स्ट सेशन लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि वेनेवर, जब भी नेक्स्ट सेशन लगेगा, तो नेक्स्ट सेशन में, जब भी नेक्स्ट सेशन लगेगा, तो नेक्स्ट सेशन में हमेशा जो पहला नेक्स्ट सेशन लगेगा, मतलब ऑर्डिनेंस मान लीजिए 30 तारीख को है, अब नेक्स्ट सेशन मान लीजिए मार्च में लगता है, तो नेक्स्ट सेशन में इसको 6 वीक्स के अंदर, ये लिखा हुआ है 6 वीक्स के अंदर इसको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, अगर ये रहना है तो लॉ, ठीक है, पास कराना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यानी कि ये कोई परमानेंट कानून नहीं बनता, ये ऐसा एक टेम्पररी अरेंजमेंट बनता है जो कि बहुत जरूरत के वक्त प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पावर तो है ही है भाई, तुरंत तुरंत लॉ बना सकता है, ठीक है। लेट्स कम टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अभी तक हम लोगों ने जो सारी चीजें देखी उसमें अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि उसकी क्षमादान की शक्तियां प्रेसिडेंट की। यानी कि भैया अगर अगर आपको कोई सजा हो जाती है, तो आपके मालिक मुख्तार इस धरती पे अगर कोई भगवान है, तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर प्रेसिडेंट ही है। कौन है? प्रेसिडेंट ही है। प्रेसिडेंट 5 तरीके की आपकी सजा को कम कर सकता है। उसमें पहली है पार्डन, यानी कि समाधान कर दे, भैया माफी माफी माफी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत, जो भी आपने क्राइम किया है उसकी पूरी तरीके से माफी, कोई सजा आपको नहीं दी जाएगी, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ना आपको सजा दे दी हो। नेक्स्ट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ पनिशमेंट टू लाइटर फॉर्म, यानी कि कम्यूटेशन, कम कर देना, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको फांसी हो रखी है, तो लाइटर फॉर्म, उसके लाइटर फॉर्म में आपको पनिशमेंट कर दी जाए। यानी कि मान लीजिए आपको फांसी हो रखी है, तो उसकी जगह पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, उम्र कैद कर दो इसको, ठीक है, उम्र कैद कर दो, एक लाइटर फॉर्म में पनिशमेंट को कन्वर्ट कर देना, कम्यूट मतलब कम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमिशन, रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर, यानी कि पीरियड कम कर देना। रिमिशन, रिमिशन यानी कि दोबारा क्या करना, पीरियड कम कर देना। आपको 20 साल की सजा हुई है, तो राष्ट्रपति के पास अर्जी डालेंगे तो हो सकता है, या गवर्नर के पास भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आपको 15 साल की सजा कर दे, या हो सकता है, मतलब नेचर नहीं चेंज करेगा उसमें, रिमिशन में नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं होगा, जबकि लाइटर फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि हो सकता है कि 20 साल की तो 15 साल की हो जाए। रिस्पाइट, लाइटर और लेस इन स्पेशल केस, मतलब रिस्पाइट क्या है, रिस्पाइट भी लाइटर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, लेकिन वो स्पेशल केस में, जैसे किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हो गई है, किसी हैंडीकैप्ड को हो गई है सजा, ठीक है, किसी हैंडीकैप्ड को सजा हो गई है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को हो गई, तो मान लो 2 साल की सजा, कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 साल की सजा, तो अगर उसको होगी, वो प्रेग्नेंट है, तो 2 साल सजा काटने जाएगी तो बेकार हो जाएगा ना, उसका फिर जो बच्चा होगा वो भी बेचारा जन्म लेगा, क्या नाम है, जेल मिलेगा और कृष्ण जी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना हो, इसी के लिए उसको हो सकता है क्या दिया जाए कि लाइटर फॉर्म में कर दिया जाए कि भाई आप जुर्माना देके बरी हो जाइए, ठीक है। रिप्राइव, स्टे फॉर टेम्पररी पीरियड, रिप्राइव मतलब बचा लेना, इंग्लिश का वर्ड है रिप्राइव ना, बचा लेना, बचा लेने का मतलब कुछ टेम्पररी टाइम के लिए स्टे लगा देना उसकी पनिशमेंट के ऊपर, ठीक है। धन्यवाद। पार्डनिंग पावर किसमें दे रखी है, आर्टिकल 72 में दे रखी है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू आर्टिकल रिलेटिंग प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव की पावर है, यानी कोई भी चीज लागू करने की पावर है, वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। ये 52 पावर प्रेसिडेंट होना चाहिए, फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव पावर करेगा, ऐसे याद कर लो। 50 तो याद ही रहेगा, 3 ऐसे और ई ऐसे, तो 3 का मतलब हो गया, 53 का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव, ठीक है। 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग बता ही दिया था मैंने अभी। आर्टिकल 11 एसेंट टू बिल पास बाय द पार्लियामेंट, यानी कि क्या एसेंट दे सकता है, 3 तरीके के वीटो की बात हम लोगों ने यहां पर करी थी, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद डाइड ड्यूरिंग देयर टेन्योर। ये जाकिर हुसैन साहब हैं, ठीक है, जाकिर हुसैन साहब हैं, इनका भी जन्मदिन जो है वो 8 फरवरी को 1897 को हुआ, ये मेरे बर्थडे वाले दिन है। और एक मैं और जानकारी देता हूं जो कि रेलेवेंट नहीं है, जो WWE में एक बिग शो आता था, वो भी 8 फरवरी को ही उसका जन्मदिन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुझे बचपन में याद करा गया, मुझे इंटरेस्ट था तो याद हो गया था। तो आई होप कि ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होंगी।
द्रौपदी मुर्मू जी को अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया होगा, प्रेसिडेंट के सारे लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी जिस पॉइंट पर आपको कंफ्यूजन या डाउट लगे उस पॉइंट की टाइमिंग के साथ आप कमेंट कर दीजिएगा कि यहां पर मुझे नहीं समझ में आया। नेक्स्ट सेक्शन में पूरी कोशिश करी जाएगी कि उस चीज को एड्रेस कर दिया जाए और आपका डाउट क्लियर कर दिया जाए, नहीं तो वहीं पे कमेंट सेक्शन में आपका डाउट दे दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि पढ़ाई से ही आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।